हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे बहुपद। क्लास 10 का लेसन सेकंड, बहुपद पॉलिनॉमियल। ये क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर इस पे आने वाले जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि है क्या। तो ऐसी बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्यंजक को बोलते हैं एक्सप्रेशन। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक यानी कि डिग्री सदैव पूर्ण संख्या हो, यानी कि होल नंबर हो। ऐसा जो है, इसके नाम से भी समझ में आता है बहुपद, जिसमें कि एक से ज़्यादा पद हो। तो एक से ज़्यादा तो होता है, लेकिन उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें दो चीज़ होता है। एक वेरिएबल होता है और एक नॉन वेरिएबल होता है, यानी कि एक चर मान जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आता है वो हम जान लेते हैं, और इसमें कौन कौन सा आता है वो जान लेते हैं। यानी कि चर, इसका मतलब होता है कि चेंज होने वाला, जिसका मान कि हमको मालूम नहीं होता है और ये चेंज हो सकता है। कुछ भी इसका मान हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, एनीथिंग, कुछ भी मान हो सकता है चर, जिसपे कि हम जैसे कि मान रख सकते हैं इसका 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। अचर में वो नंबर आता है जो कि फिक्स हो, जैसे कि 2 3 √3। इसके लिखे होने से हमको ये ज्ञात होता है कि ये एग्जैक्ट इतना ही है। 2 का मतलब है कि 2 ही है। √3 अगर लिखा हुआ है तो इसका मान है कि इतना ही है। तो इससे हमको समझ में आता है कांस्टेंट वैल्यू। तो बहुपद में दो चीज़ होता है, एक चर मान होता है और एक अचर मान होता है। अब जो है हमको ये जानना होता है कि बहुपद कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। तो अभी हम लोग एक कंडीशन देखें कि ऐसा व्यंजक जिसमें कि जो पावर होता है या डिग्री जो होता है वो पूर्ण संख्या हो। तो आइए हम देखते हैं उसको पहचानते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बहुपद के उदाहरण लिए गए हैं, तो उसमें से हम पहचानेंगे कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है। तो अभी हमने देखा था कि ऐसा व्यंजक जिसमें कि चर यानी कि वेरिएबल, कोई भी जो चेंज होने वाला मान होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो चर है, चर मान ये एक्स है। तो इसमें देखते हैं, तो चर का जो डिग्री होता है वह जो है एक पूर्ण संख्या होता है। तो इस समीकरण में आते हैं हम, या इस बहुपद में आते हैं, तो देखते हैं कि ये एक्स का जो है पावर या डिग्री जो है वो 2 के रूप में है, और 2 एक जो है पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा बिल्कुल बहुपद होगा। दूसरे में भी है, ये एक्स का जो डिग्री है या एक्स का घात जो है वह 2 है, ये भी होगा। इसमें जो है एक्स का घात जो है वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक है, एक है, और एक भी पूर्ण संख्या में आता है, तो ये भी बहुपद होगा। अब इसमें देखते हैं हम 1/(x−1). इसमें क्या कंडीशन है, अगर ये एक्स का वैल्यू ऊपर अगर जाता है तो एक्स का वैल्यू हो सकता है कि -1 आ जाए, ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसके बाद है √x+5। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये एक्स का मान, रूट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पे 1/2, पावर 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी जो है एक बहुपद नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव बन करके, जिसमें कि हमको पहचानना होता है, चूज करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है, हमको ये बताना है कि चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, वो हम कैसे जानेंगे कि इसमें चरों की संख्या कितनी है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे। तो पहले बहुपद में आते हैं, इसमें है x+4y−2। तो बहुत आसान है पता करना। इसमें पूछ रहा है कि चरों की संख्या कितनी है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है मेरा एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल या फिर चरों की संख्या जो है वो कितना है, 2 है। फिर इसमें आते हैं 3y−2। इसमें चरों की संख्या मेरा एक ही है, y, तो इसमें 1 हो जाएगा। और फिर इसमें आते हैं, इसमें चरों की संख्या भी 2 है, एक जड़ हो गया, एक फिर y हो गया। तो इसमें भी चरों की संख्या
2 है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी ये इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात कितनी है वो बताना है। तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इसमें जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 है, तो पावर दोनों पे है, यानी घात दोनों पर है। इस एक्स पे भी पावर 1 है और इस पर भी 2 है। तो हमको बताना कैसे है और हम क्या बताएंगे? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो घात होता है, ज़्यादा अंक का घात होता है, उसी को हम मानते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात है एक्स पे घात 2, यानी कि एक्स पे जो डिग्री है 2 का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम बहुपद की घात बता सकते हैं कि ये कितना है, 2 है। ये वाला देखेंगे हम। फिर इसमें आते हैं, इसमें भी 3 है, इस पे 1 है, एक 2 घात वाला है, एक 3 घात वाला है। तो इसमें हम बोलेंगे कि ये जो है इसका घात जो है ये 3 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर है ये इसी का है। फिर इसमें है, तो इसमें तो बस एक ही है, तो इस पर कितना घात है, 1 है। कुछ जहाँ नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब 1 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इसके बाद है शून्य बहुपद किसे कहते हैं। बस समझने वाली बात है, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें कि चर की घात शून्य हो, यानी कि वेरिएबल का जो होता है वो पावर जो है वो 0 हो, तो वो शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे कि ये -7 है, 6 है, ये 5 है, और अगर किसी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका तो कोई मान नहीं रह जाएगा, वो तो 1 बन जाएगा। तो इस तरह के हम वेरिएबल बहुपद को बोलते हैं शून्य बहुपद। इसके अलावा भी और होता है एक घातीय, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और ये सबको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, उसको भी देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 2x + 5। तो इसमें क्या होता है, जिस x का जो घात है वो 1 है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद, या इसको रेखीय बहुपद भी बोल सकते हैं। फिर द्विघातीय में होता है जैसे कि x² - 2, या फिर x² - 2x + 1। तो इस तरह के बहुपद को हम बोलेंगे द्विघातीय। सेम इसी तरह से अगर पावर 3 वाला हो, इस तरह के बहुपद को हम बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। तो हम बहुपद का प्रकार भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोगों ने समझ लिया कि शून्य बहुपद क्या होता है, एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। इसके बाद आता है शून्यक। शून्यक को मूल भी बोलते हैं। तो शून्यक होता क्या है, किसी भी बहुपद का वह मान जिसको कि उसके चर पर रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो फिलहाल हमको पहचानना है कि किसी भी बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होगी। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि शून्यक निकालते कैसे हैं, शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है, और जानेंगे कैसे हम, वो सब आगे देखेंगे। ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी सब कॉन्सेप्ट से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के एग्ज़ाम में आते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं हम, कोई भी एक बहुपद है x + 5, ये इसका पावर 1 है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बस। तो ये है, तो इसमें हम अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने शून्यक निकलेंगे, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो हम उसके पावर यानी कि घात से ये जानते हैं कि उसके कितने शून्यक होंगे। इस x पे घात 1 है, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें 1 हो जाएंगी। और ये एक और बहुपद है x² - 5x + 6। तो इसमें अगर हमको शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें 2 शून्यक होंगे।
इसमें कितने शून्य होंगे? 2, यानी कि 2 ऐसे मान होंगे जिसको कि x के ऊपर रखने पर इस बहुपद का मान जो है वो शून्य हो जाएगा। अब बात आती है कि शून्य का मान हम निकालते कैसे हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि शून्य कहते किसको हैं, एक ऐसा मान जिसको कि बहुपद के जड़ पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक बहुपद है x+5, इसका शून्य निकालना है, यानी कि कोई ऐसा मान इस पर रखना है जो कि ये 0 के बराबर हो जाए। तो चलते हैं, तो जब शून्य निकालना हो तो किसी भी बहुपद को हम 0 के बराबर करते हैं और उसके बाद जो उसका मान आता है वो उसका शून्य होता है। तो यहाँ से हमारा मान हो जाएगा x=-5, यानी कि हम कह सकते हैं कि -5 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब हम जांच करके देखते हैं, ये इस बहुपद में x का मान -5 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा मान जो है वो एग्जैक्ट सही है। एक और तरीका है, शून्य की संख्या जो है वो ज्यामितीय निरूपण से हम कैसे पहचानेंगे। अगर ग्राफ द्वारा दिया गया है उसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी और क्या होगी, तो हम कैसे जानेंगे। तो इस ग्राफ में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये है मूल बिंदु जिसका कि निर्देशांक होता है 0 0, और एक हल दिया हुआ है जो कि y अक्ष को -4 पे और y को 2 पे काट रहा है, और हमारा समीकरण या फिर बहुपद है 2x-4, 2x-4। तो चूंकि यहाँ पे ग्राफी विधि से हम शून्य निकालना सीखेंगे और कितने शून्य होते हैं इसकी संख्या हम पता करेंगे, तो हम उसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, ग्राफ के द्वारा हम जानते हैं। तो इसका बस एक चीज़ ध्यान रखना होता है, बस समझना होता है कि किसी भी ग्राफ में एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर कटान होता है शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है, और बस यही समझना है कि सिर्फ एक्स अक्ष पर वाई पे कितना कटा है उससे मतलब नहीं है, एक्स अक्ष पर जितना कटान है वही शून्यकों की संख्या होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार काट रही है, तो यानी कि शून्यकों की संख्या जो है यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगी। और शून्य क्या होगा ये भी पता लगाया जा सकता है। तो एक्स अक्ष पर ये किस बिंदु पर काट रहा है, एक्स अक्ष पर ये किस बिंदु पर काट रहा है, 2, तो शून्य क्या हो जाएगा, ये तो शून्य की संख्या हो गई 1, और शून्य जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हल है, ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को ये 2 पर काट रही है, तो इसलिए शून्य जो है हमारा वो हो जाएगा 2। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। किसी बहुपद px के लिए y=px का ग्राफ देखकर बताएं कि शून्य की संख्या कितनी है। तो जैसा मैंने बताया तो उसको हम और भी दूसरा देखते हैं बना करके कि आप कितने समझ पाते हैं या फिर कैसे कैसे समस्या आती है, कन्फ्यूजन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये ग्राफ दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर जितनी कटान बिंदु होती है उसी को हम शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, ये एक्स अक्ष को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वाई अक्ष को टच कर रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये शून्यकों की संख्या जो है ये शून्य हो जाएगी, शून्यकों की संख्या
ये शून्य हो जाएगी। दूसरे सवाल में आते हैं। इसमें जो है एक्स अक्ष पर हम देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर देख रहे हैं ये जो हल वाली रेखा है वो सिर्फ एक जगह कट रही है, एक जगह कट रही है। तो इसमें शून्य की संख्या 1 हो जाएगी, इसमें शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। दूसरे में हम देखते हैं एक और सवाल है। इसमें एक्स अक्ष पर ये हल रेखा जो है ये 1, 2, 3 जगहों पर काट रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएंगी। फिर इसमें हम देखते हैं, इसमें जो है हल रेखा ये एक्स अक्ष को ये 2 बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसके अलावा फिर इसमें देखते हैं, इसमें एक्स अक्ष पर 1, 2, 3, 4 जगहों पर काट रही है, तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। फिर इसमें देखते हैं, इसमें एक्स अक्ष पर बार बार इस बात का ध्यान देना है कि हमको वाई अक्ष पर कितनी बार कट रही है उस पर नहीं ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर कितनी बार कट रहा है। 1, 2, 3 कट रहा है या स्पर्श कर रहा है, सेम है, तो इसमें हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या ये 3 है। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 घातों वाला जड़, वैसा बहुपद। तो द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात बहुपद जो है हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। तो बस इतना जो है हमारा बहुपद है, लेकिन अगर हम बराबर 0 कर दिए तो ये हमारा समीकरण बन गया। ax² + bx + c ये हमारा बहुपद है, और अगर हम बराबर 0 कर दिए तो ये हमारा समीकरण बन गया, जिसमें कि a जो है x² का गुणांक होता है और b जो है ये x का गुणांक होता है। गुणांक मतलब जो है ये इसके गुणे में है, गुणांक है। और c जो है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होता है, अचर, जो कि नहीं बदलता है। अभी हम लोगों ने देखा कि अचर पद वो होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, जिसके मान 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक। और ये इसमें जो है हम आगे देखेंगे शून्यक। किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। शून्य क्या होता है वो भी हम लोगों ने जाना, गुणांक क्या होता है वो भी हम लोगों ने जाना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। शून्यक वह वैल्यू होता है या फिर वह मान होता है जो किसी बहुपद के मान को शून्य कर दे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं गुणांक क्या है। अगर हमसे पूछे कि x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 है। x का गुणांक क्या है, तो x के गुणे में क्या है, 7 है। ये सिंपल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं द्विघात बहुपद का। ऐसे तो पिछले क्लास में भी ऐसा है द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का। फिर से हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसका जो ये सी का ये लास्ट वाला पद होता है इसमें, और आगे वाले अगर पद में कोई अचर मान है तो उसको गुना करते हैं। तो यहाँ पे अचर मान नहीं है तो सिर्फ इसको हम फैक्टर करते हैं। इस 10 को इस तरह से फैक्टर करना है कि वो जोड़ करके या फिर घटाव करके ये जो उसका मान जो है वो 7 आ जाए। 2 5 10। अब हम 5 2 को किस तरह से लिखें जिसको कि हम 7 के रूप में दर्शा सकें। तो 5 और 2 को अगर हम लिखेंगे तो 5 और 2 जोड़ 2 7 होता है। तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 5x + 2x + 10। अब जो है इस दोनों में कॉमन लेके लिखना है, फिर इस दोनों में कॉमन लेकर के लिखना है। कॉमन लेना तो 6 क्लास से ही बच्चे सीख जाते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे कि ये है कॉमन लेना, लेकिन जो दोनों में मिल पा रहा है। x² को लिख सकते हैं x गुना x, 5x को लिख सकते हैं 5 गुना x। ये जो दोनों में मिल गया उसको हम निकाल लेंगे।
तो दोनों में मिल गया हमारा x। x को बाहर कर लेंगे। जब हम इससे x निकाल लिए, इसमें क्या बचा x, और इसमें क्या बच गया 5। फिर इस दोनों में चलते हैं। इस दोनों में जो है 2x को लिख सकते हैं 2 गुना x, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। इसमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है हमारा। और जब इससे 2 निकाल लिए तो इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा 5। और जब ये दोनों अगर हमारा मिल गया, ये दोनों मान अगर मिल गया, यानी कि हम सही बना रहे हैं। तो ये दोनों में से जो है फिर हम कॉमन ले लेंगे x + 5, x + 2। अब हम इसके पहले बता चुके हैं, अगर हमको शून्य निकालना होता है तो मान को हम 0 के बराबर करते हैं। तो एक इस मान को हम 0 के बराबर करेंगे और एक इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमारा एक मान आ जाएगा -5 और यहाँ से आ जाएगा -2, यानी कि हमको यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त हो गया, एक -5 और एक -2। इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि यहाँ पे अचर पद के रूप में 2 है। 2 तरह का हो गया, एक जिसमें नहीं था, एक जिसमें है। तो इसमें हम जो ये अचर पद है, ये दोनों को गुना करेंगे, लास्ट वाला और शुरू वाला। 3 दूनी 6, और 6 को इस तरह से लिखेंगे, 6 को इस तरह से लिखेंगे जिसको कि जोड़ करके या घटाव करके उसका मान 5 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 2 को जोड़ने पर वो 5 आ रहा है। तो इस तरह से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम -3x - 2x, ठीक है, -3। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या बच गया 2x -3। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन जब नहीं आता है तो एक आता है, बिल्कुल। ठीक है, अब जो है हमारा ये मान मिल गया 2x -3, 2x -3। एक हमारा वैल्यू हो गया 2x -3 और एक हो गया x -1। यहाँ से भी हमको 2 मान प्राप्त हो गया। इसको 0 के बराबर करके यहाँ से मान निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -3/2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब जो है हम शून्य निकालने के लिए तो सीख गए। अब जो है इसमें संबंध क्या है वो जानते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में जो है हमसे क्या क्या पूछा आ सकता है या क्या क्या हमको जानना चाहिए। इसमें पूछ रहा है x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। x के गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 7 है। अचर पद क्या है 10 है। फिर इस समीकरण में जो है हमारा वो क्या है, x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक -5 है, c का मान यानी कि अचर पद ये 3 है। अब जो है हम इसी को दर्शाते हैं x² के गुणांक को जो है यहाँ पे हम, चूँकि समीकरण मेरा होता है ax² + bx + c, द्विघात समीकरण इसी फॉर्म में होता है। तो इसी को हम x² का जो गुणांक होता है उसी को हम a लिख सकते हैं, x का जो गुणांक होता है उसको हम b लिख सकते हैं, और जो अचर पद होता है उसी को हम c लिखते हैं। ठीक है, अब जो है एक आता है चूँकि हमारा समीकरण था क्या x² + 7x + 10, ये समीकरण था। अब शून्य कैसे निकालते हैं वो तो हम लोगों ने जान लिया, गुणांक क्या होता है वो भी हम लोगों ने जान लिया। अब बारी आती है, अब शून्य हमारा क्या आया था -5 और -2, वो भी लिख लेते हैं। शून्य को जो है हम अल्फा और बीटा भी नाम दे सकते हैं। तो शून्य मेरा क्या आया था -5 और -2। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं हम फार्मूला से, ये तो हम लोगों ने मान निकाल करके जान लिया। अब डायरेक्ट फार्मूला से कैसे निकालते हैं वो भी जानते हैं। शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a।
माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी बाय ए होता है। कैसे और सही होता है कि नहीं होता है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग जो है माइनस बी बाय ए है। ठीक है, हम बोले थे कि शून्य को हम अल्फ़ा बीटा नाम दे सकते हैं, तो शून्य का योग हम कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकल टू लिख सकते हैं माइनस बी बाय, अल्फ़ा इंटू बीटा इसकल टू लिख सकते हैं सी बाय। ठीक है, अब जो है हमारा अल्फ़ा बीटा या शून्य क्या क्या निकला है, -5 और माइनस बी। मानते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, तो हम इससे चलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा -5 और प्लस -2, इसका वैल्यू ये जो होता है ये माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। और इस समीकरण में b क्या है, 7 है, 7 है, और a के जगह पे क्या है 1 है। चलते हैं, माइनस b यानी कि -7, और a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये चलते हैं, 5 प्लस माइनस माइनस 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, चूँकि दोनों के आगे में माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि शून्य का योग जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है। अब गुणनखंड भी चेक कर लेते हैं हम, ये देखते हैं। गुणनफल जो होता है शून्य का गुणनफल यानी कि -5 गुना -2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। अब गुणनफल क्या होता है c बाय ए, c क्या है 10 है, a का मान क्या है 1 है तो नहीं लिखेंगे, तो ये भी प्रूफ हो गया 10। तो लास्ट में ये हमको ध्यान में रखना है, अगर डायरेक्ट हमसे पूछे शून्यकों का योग क्या होता है तो हम बोल सकते हैं माइनस बी बाय ए, और गुणनफल होता है c बाय ए। अब बारी आती है कि जब हमको बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहे, बहुपदों के शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिए होने पर बहुपद हम कैसे निकालेंगे, यानी कि उल्टा है। अभी तक हम बहुपद का शून्यक निकाल रहे थे, उसका योग निकाल रहे थे, उसका गुणनफल निकाल रहे थे, लेकिन अब हमको शून्यकों का योग और गुणनफल से बहुपद ही निकालना है वापस, यानी कि रिवर्स। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें भी दो तरीका है और रूल भी होता है इसका, और रूल कैसे होता है, कैसे बनता है वो भी जानते हैं। तो इसका रूल होता है डायरेक्ट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुना बीटा। ठीक है, जिसमें कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योग है, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल है। अब हम इसी से जो है हम फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये x² है, और अभी हम लोगों ने देखा कि शून्य का योग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फ़ा गुना बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल वो होता है सी बाय ए होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। ठीक है, अब ये हम a कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं a, तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से ये हमारा बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद। इसी से हम चले थे, जब द्विघात बहुपद शुरू कर रहे थे उस समय हमने बताया था कि द्विघात बहुपद जो है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है इस पे मान रख करके भी बना सकते हैं,
जहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इससे हमारा समीकरण बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम इस पे भी मान रख करके बना सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय, वो क्या है? 2 है। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर -5, तो शून्य का गुणनफल वो क्या होता है? सी बटे, वो क्या है? -5। यानी कि हम देख रहे हैं कि माइनस बी का मान ये जो है वो 2 है और सी का मान -5 है। तो समीकरण को हम लिख सकते हैं इस तरह से। इस पर मान रखते हैं, एक बार इस पर मान रखते हैं और एक बार जो मेन सूत्र है इस पर मान रखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से चलते हैं। ए का मान क्या है? 1 है, तो 1 को नहीं लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? यहाँ चूंकि माइनस बी इक्वल टू 2 है तो हो सकता है बी इक्वल टू -2, तो हो जाएगा -2x प्लस सी का मान कितना है? -5। तो ये हमारा समीकरण बन गया ±5। ये हमारा एक समीकरण बन गया। और इसी मान को अगर हम डायरेक्ट इस मान पे रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, तो वो भी हमारा डायरेक्ट बन जाता। कैसे, वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। और हमें दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -5 है। तो हम डायरेक्ट इस पे मान रखेंगे। जब भी सवाल में ये दिया हुआ रहेगा कि बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिए होने पर बहुपद कैसे निकालें, तो डायरेक्ट हम इस पर मान रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा वो 2 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा चूँकि -x है तो ये हो जाएगा -5 है तो ये -5। यहाँ से भी हमारा समीकरण बन गया। हम लोगों ने दोनों देख लिया कि सूत्र कैसे बना, वो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं।